कि इस दुनिया में मुझे हराने का कोई उपाय ही नहीं। और अगली लाइन ये कहती है कि मुझे हराया नहीं जा सकता इसलिए कि मैं हारा ही हुआ हूं, मैंने जीतने की दौड़ में कभी कदम बढ़ाया ही नहीं। तो मंडाविया साहब का भी व्यक्तित्व है कि जीतने के लिए या कोई चीज स्कोर करने के लिए काम नहीं करते, ये व्यवस्था बदलने के लिए काम करते हैं, ये देश नाप देते हैं, लंबी लंबी यात्राएं कर लेते हैं। जब कोरोना हो या कोरोना ना हो तो भी इनको अंतर नहीं पड़ता कि गाड़ी है कि नहीं, ये साइकिल से चल देते हैं, ये किसी भी आदमी से मिल लेते हैं। ये सहजता, ये सरलता, ये बताती है कि मन से कितने रईस हैं। जो विनम्रता है वो रईसों का लक्षण है, ये गरीब आदमी का लक्षण नहीं है। लेकिन गरीबों के जीवन को संवारने की दिशा में श्रम मंत्रालय की तरफ से आप काम कर रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। युवा कल्याण के लिए आप काम कर रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। कुछ सवाल इस कॉन्क्लेव में आप आए हैं तो आपसे जरूर पूछूंगा, और मैं भी आपकी विनम्रता का कायल हूं। जब भी मुलाकात हुई है जरूर कुछ सीख के लौटा हूं आपसे। आप एक ऐसे मंत्रालय को संभाल रहे हैं सर जो विकसित भारत की नींव रखने की दिशा में सबसे अहम है, क्योंकि हमारी 70% आबादी युवा है। और प्रधानमंत्री जी ने जब से नारा दिया है तो जैसे जॉब क्रिएशन के मामले में या युवाओं के पूरी एनर्जी को चैनलाइज करने के मामले में पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, क्योंकि भारत के पास ही वो आबादी है जो पूरी दुनिया की तस्वीर बदलने के लिए हम जो है ह्यूमन पावर सप्लाई कर सकते हैं, हम ह्यूमन पावर किंग भी बन सकते हैं। और ऑलरेडी हमारे पास वो एसेट है जिसको देख करके सारी दुनिया हमारे ऊपर रस कर रही है। तो इस पावर को, इस मतलब एक तरीके से ये अवेलेबल पावर हमारे पास है, इसको यूटिलाइज करने की दिशा में सर आपने प्रधानमंत्री जी के साथ क्या प्लान दिया और प्रधानमंत्री जी से क्या मार्गदर्शन लिया, और दुनिया के सामने इस पावर को कैसे साबित किया जा सकता है, इस बारे में एक जोरदार कथन आपकी ओर से चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं भारत एक्सप्रेस को अभिनंदन दूंगा। आपकी धन्यवाद सर। चैनल की 3rd एनिवर्सरी के अवसर पर विकसित भारत 2047 पर आपने इस डायलॉग का आयोजन करा। आपने मुझे पूछा कि देश में 65% पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि दुनिया का सबसे यंग कोई देश है, इस देश का नाम भारत है। ये युवा शक्ति की क्षमता को, युवा शक्ति की शक्ति को हार्नेस्ट करने के लिए मोदी जी ने क्या आपको सीख दी? दोस्तों, कोई भी देश को आगे बढ़ना है, समय के साथ कदम मिलाना है, तो ये देश की युवा शक्ति को मैप करना बहुत आवश्यक होता है। जिस कंट्री यूथ की एनर्जी को मैप नहीं कर सकते हैं, उसकी हालत जो पड़ोस के देश में हुई, ऐसी होने की संभावना होती है जी। इसलिए 2 देशों में हुई, बांग्लादेश में भी हुई और नेपाल में भी हुई। नेपाल में भी हुई जी। इसलिए मोदी जी ने कहा कि मुझे विकसित भारत बनाना है। 2022 15 अगस्त जब आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर मोदी जी रेड फोर्ट से देश को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त मोदी जी ने कहा कि मुझे विकसित भारत बनाना है। और 2047 यानी कि 25 साल का समय जो है उसको उन्होंने अमृत काल कहा, और अमृत काल में हम विकसित भारत बनाएंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि विकसित भारत के सहयोगी कौन होंगे। तो मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं विकसित भारत बना दूंगा, मेरी सरकार विकसित भारत बना देंगी, ऐसा नहीं कहा। लेकिन मोदी जी ने कहा कि हम 140 करोड़ की जनता विकसित भारत बनाएंगे। दूसरा कहा, ये विकसित भारत के सारथी कौन होंगे। तो मोदी जी ने देश के युवाओं को एड्रेस करते हुए कहा कि आज जो बिलो 30 एज के युवा हैं, वो आज हमारे 2047 के विकसित भारत के राहबर होंगे, क्योंकि जो आज 50 ± 5 इयर्स हैं, वो 25 साल के बाद 75 के होंगे। उसको विकसित भारत देखना है, लेकिन विकसित भारत जीना किसको है? आज जो 25 का है उसको विकसित भारत को जीना है। तो विकसित भारत कैसा होना चाहिए? तो मोदी जी ने कहा कि
ये युवाओं के विचार का होना चाहिए। तो युवा कैसा होना चाहिए और युवा में क्या एनर्जी है उसको हार्नेस्ट करना है। तो मोदी जी ने कहा कि मुझे देश में 1,00,000 युवाओं को राजनीति में लाना है जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड पॉलिटिकल ना हो, यानी कि लेगेसी बेस्ड ना हो। ऐसे युवाओं को मुझे लीडर बनाना है और ऐसे युवाओं को लीडर बनाने के लिए मोदी जी ने हमको निर्देश दिया कि युवाओं के लिए एक सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाओ। तो हमने माई भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया। ये माई भारत प्लेटफॉर्म युवाओं को कोई वॉलंटियर एक्टिविटी करनी है तो वहां जाके एक्सेस ले सकते हैं, उसकी कैरियर की चिंता है वहां जाके एक्सेस ले सकते हैं, उसको कोई क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेशन करना है तो माई भारत पर जाके एक्सेस ले सकते हैं, उसको मेंटरिंग की आवश्यकता है माई भारत प्लेटफॉर्म पर जाके कर सकते हैं। आज 2,13,00,000 माई भारत प्लेटफॉर्म पर यूथ रजिस्टर हुए हैं और अलग अलग एक्टिविटी के साथ हम उसकी शक्ति को चैनलाइज करते हैं, हार्नेस्ट करते हैं और उसको लीडरशिप के रूप में प्रमोट भी करते हैं। भारत आज चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। भले पे पैरिटी एक छोटी सी बात है क्योंकि 150 करोड़ का देश अब हम लोग होने बढ़ रहे हैं, 140 करोड़ तो जो भी जनसंख्या का गणना है डेटा उसके हिसाब से, लेकिन मोरलेस अब हम एग्री हैं कि लगभग 150 करोड़ के आसपास हम बढ़ रहे हैं। तो चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था से तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ हम छलांग लगाने जा रहे हैं। और जो लेबर कोड्स हम क्रिएट करना चाहते हैं और जो विपक्ष बार बार आरोप लगाता है जॉब क्रिएशन को लेकर के और बेरोजगारी को लेकर के, तो जो हमारे यहाँ पहली बार स्किलिंग मिनिस्ट्री खुली, लेकिन चूंकि व्यवस्था सिस्टम ऐसा है कि कहीं ना कहीं जब कोई नई चीज खुलती है तो उसमें चोरी भी बहुत होती है, करप्शन भी बहुत होता है। आदमी के विचार और मन को पूरी तरीके से परिवर्तित करना किसी के बस की बात नहीं है। अपना काम ईमानदारी से आप कर सकते हैं, ये आपके बस की बात है। तो अभी कितना गैप है सर कि हमारा देश 5 साल के अंदर चौथी अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाए, पहुंच जाए। तो ये माना जाए कि कम से कम भारत की बात तीसरी बड़ी बात होगी, अमेरिका, चीन और उसके बाद भारत। अभी इसमें हम युवा ही सबसे बड़ा योगदान अदा कर सकते हैं। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और उस मंत्रालय का मंत्री होने के नाते आपको बड़ा प्रधानमंत्री जी ने सोच समझ के मंत्रालय दिया है। स्वास्थ्य के बाद श्रम और युवा कल्याण और युवा मामले, ये दोनों मंत्रालयों का बड़ा आपस में संबंध है, लेबर एंड युवा मामले। तो उसके साथ आप जैसा मेटिकुलस आदमी काम तो अच्छा कर ही रहा होगा, लेकिन तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में आप क्या सोचते हैं कि कहां कहां काम होना बाकी है और आप उसको कैसे देखते हैं? देखो, श्रम शक्ति और युवा शक्ति, ये दो शक्ति को चैनलाइज करने में हम सफल हो जाए तो हमें 2047 में डेवलप्ड कंट्री बनते हुए कोई रोक नहीं पाएगा और दुनिया की श्रेष्ठ अर्थव्यवस्था और दुनिया के तीसरे क्रम की अर्थव्यवस्था भी हम भविष्य में नजदीक के समय में ही बन सकते हैं। उसके लिए जो हमने प्रयास करा है, मोदी जी ने कभी केवल भाषण देके छोड़ नहीं दिया, उन्होंने पाथवे भी दिया। मोदी जी ने कहा कि विकसित भारत बनाना है तो विकसित भारत कैसे बनाएंगे, उसका उन्होंने रोड मैप भी दिया। देश के कोई भी प्रधानमंत्री हो, देश आगे बढ़े ऐसा ही सोचेंगे। आपको 1985 में सम्माननीय राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उन्होंने 21वीं सदी के भारत की बात करी थी। ये विकसित भारत की ही बात थी, लेकिन 21वीं सदी तो आई, 21वीं सदी के अनुरूप वो पाथवे तैयार नहीं कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली से आपको मुंबई ट्रेन में जाना है तो आपको टाइम पे रेलवे स्टेशन पर पहुंचना होगा और टाइम है 5 बजे का, तो 5 बजे में 10 मिनट बाकी है, तब आपको प्लेटफॉर्म पर पहुंच के आपका कोच नंबर है S6, तो S6 कोच जहां उभा रहता है, खड़ा रहता है, वहां आपको खड़ा रह जाना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म के उस हिस्से पे ट्रेन आएगी, 3 मिनट रुकेगी, ट्रेन चली जाएगी, आप प्लेटफॉर्म पर नहीं होते
तो आप ट्रेन को लूज कर जाएंगे। वैसा ही भूतकाल में हुआ। ये ना हो इसलिए हम लोगों ने दोनों को चैनलाइज करा, पाथवे तैयार करा। फॉर एग्जाम्पल, देश के युवा है, उसके हाथ में काम चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए। काम नहीं मिलेगा तो युवा की शक्ति को आप यूज नहीं कर पाएंगे। देश के युवा की रोजगारी का निर्माण होना भी आवश्यक है। रोजगार तब मिलेगा जब आपके यहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगा। इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगा, जॉब अपॉर्चुनिटी होगी। जॉब अपॉर्चुनिटी होगी तो आपके जेब में पैसा आएगा, आप काम करेंगे, पैसा आएगा। पैसा आएगा तो आप खर्च करेंगे, खर्च करेंगे तो फिर डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो फिर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा। ये चैनल को चैनलाइज करना बहुत आवश्यक होता है। हमने केवल इतना ही करा है। हम दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की दिशा में तुरंत ही आगे इसलिए बढ़ रहे हैं। केवल गुड गवर्नेंस से क्या बदलाव होता है, मैं आपको एग्जांपल कहूं। जी 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। आप सब लोगों के लिए भी समझने जैसा विषय है। जरा बातचीत आप लोग कम करें। बातचीत करना है तो बाहर काफी जगह बैठ सकते हैं, लॉबी में। विषय महत्वपूर्ण है। मैं 2012 में पार्लियामेंट में राज्यसभा में आया था। जी 2013 का बजट, जी 2014 का बजट वो 22 लाख करोड़ का था। 22 लाख करोड़ का बजट, 22 लाख करोड़ का देश का बजट था। आज 12 साल के बाद इस साल 52 लाख करोड़ का बजट हो गया। जी तो ये बजट इतना क्यों बढ़ा? 3 गुना से ज्यादा। जब सरकार के पास पैसा आएगा तब आप बजट बढ़ा पाएंगे। आपके पास पैसा नहीं होगा तो बजट नहीं बढ़ा पाएंगे। तो 2014 में इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 2.5 लाख करोड़ था। आज इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 12 लाख करोड़ रुपया है। 2.5 लाख से 12 लाख करोड़ रुपया। अभी जब 12 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे खर्च करा जाएगा एक साल में, तो एक स्टडी ऐसा कहता है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे कोई खर्च होता है तो 4 टाइम पैसा घूमता है, मल्टीप्लाई होता है। 4 टाइम मल्टीप्लाई। उसमें एक छोटी बात और भी ऐड करना चाहूंगा। ये तो 12 लाख करोड़ रुपया सरकार के गवर्नमेंट एक्सचेकर का बजट है, लेकिन अगर सारी राज्य सरकारों का भी बजट जोड़ दिया जाए, प्राइवेट सेक्टर का भी बजट जोड़ दिया जाए, तो मैं कह सकता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ है। और मैं एक बात आज खुले मुंह, मतलब खुले मन से और खुले हृदय से ये कहना चाहूंगा कि जो हाईवेज का निर्माण हुआ है, मैं एक छोटा एग्जांपल दूंगा मंत्री जी को बीच में रोकते हुए, कि मैं गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद तहसील के शेरपुर गांव से आता हूं। मैं जब 95 में रोडवेज की बस लेके लखनऊ पढ़ने के लिए निकला था तो मुझे लखनऊ पहुंचने में करीब 12-13 घंटे लगे थे। अब मेरे गांव के बगल में कुंडेसर एक छोटा सा गांव है जहां से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बलिया की तरफ जाता है, लेकिन मेरे गांव के पास 3 किलोमीटर दूरी पे कट है। उस कट से चढ़ने के बाद लखनऊ, मेरा फ्लैट है गोखले मार्ग वहां पे लखनऊ में हजरतगंज में एक घर मैंने वहां रखा हुआ है, चूंकि मेरी यादें हैं उस शहर से। तो मैं 2 घंटे 58 मिनट में, मुझे याद है लखनऊ में मंत्री हैं AK शर्मा जी, उनके बेटे की शादी थी 22 अप्रैल को, तो 3 साल पहले। तो मैंने अपने गांव में गया हुआ था और वहां से शादी अटेंड करने के लिए गांव से बैठा और 2 घंटे 58 मिनट में मैं अपने फ्लैट शालीमार इंपीरियल गोखले मार्ग हजरतगंज पहुंच गया था, जो कभी दूरी मैंने 12-13 घंटे में तय की थी। और दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं, अब वो हाईवे मायावती जी के शासन में बना, लेकिन एक इकोसिस्टम पूरे देश में बना। वो हाईवे अखिलेश जी ने बनाया या उसके आगे योगी जी ने बनाया, मैं इस पे नहीं जाना चाहता। मैं ओवरऑल देश की बात कर रहा हूं। जब देश की बात हो तो राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए। मैं अपने घर जीके से निकला और 9 घंटे में जो दूरी 24 घंटे में तय होती थी, 24 घंटे से ज्यादा लगते थे। 1000 किलोमीटर दूर है मेरा गांव यहां से, 1000 किलोमीटर।
तो 1000 किलोमीटर की दूरी जो तय करने में हमें 24 घंटे से ज्यादा लगते थे, 9 घंटे में मैं अपने गांव की चट्टी पहुंच गया। चट्टी मतलब गांव के लोग जानते होंगे, मतलब जहां गांव का निकास द्वार है और एंट्री गेट है, जहां पे चाय पानी की दुकानें थोड़ा बहुत फैसिलिटी की दुकानें होती है। भोजपुरी भाषा में हम लोग उसको गांव की चट्टी बोलते हैं। तो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास तो बिल्कुल हुआ है, निर्विवाद रूप से हुआ है। मैं देश के अंदर जो 10 सालों के अंदर इकोसिस्टम बना है उसकी तारीफ की जानी चाहिए। जो तारीफ के लायक काम है उसकी जरूर तारीफ करनी चाहिए। जो आलोचना के योग्य काम है उसको गाली न देते हुए सधे शब्दों में आलोचना भी जरूर करनी चाहिए। 2 सवाल माननीय मंत्री जी से मैं लूंगा। एक सवाल कि लेबर कोड के बारे में आप बताइएगा, और एक सवाल आपसे और कि जो कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो ये कहती हैं कि हमारे देश के जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, एमए की डिग्री है, डिग्री तो है लेकिन वो एम्प्लॉयबल नहीं हैं, उनको रोजगार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सिर्फ डिग्री होने से रोजगार नहीं दिया जाना चाहिए। उस तरह की स्किल सेट और उस तरह का जो उनके पर्सनालिटी में एक किलिंग इंस्टिंक्ट आना चाहिए पढ़ाई लिखाई के बाद, वो नदारद है, वो नहीं है। और तीसरा एक और सवाल जो मेरी टीम ने मुझे वो किया था, हाँ, कि मिनिमम वेज, तो 3 सवाल हो गए। एक एम्प्लॉय कोड हो गया, एक हमारे यहाँ जो बीए और एमए की सिंपल डिग्री वाला जो मामला है वो हो गया, एक हमारे यहाँ जो मिनिमम वेज को लेकर के विपक्ष सरकार से सवाल करता रहता है वो हो गया। ये 3 प्रश्न हो गए। और एक सवाल आग्रह आपसे कि आपको क्यों नहीं लगता कि धर्मेंद्र प्रधान जी और आप में बड़े अच्छे संबंध हैं, वो आपके कुलीग मिनिस्टर भी हैं, शिक्षा मंत्री भी हैं, कि कुछ ऐसा किया जाए देश के एजुकेशन सिस्टम में कि हमारे यहां से जो लड़का एमए बीए की डिग्री लेके निकलता है उसको डिग्री मिले ही तब जब किसी एक मामले में वो स्किल्ड हो जाए, अदरवाइज उसको डिग्री न मिले। आपने 3 क्वेश्चंस बहुत समझदारी से पूछा है। मैं उसका डिटेल रिप्लाई करूंगा तो समय लगेगा, लेकिन मैं अच्छा आपके समझ में आए इस दृष्टि से उसकी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। समय के साथ बदलते रहना बहुत आवश्यक है। लेबर के नाम से बहुत बात हुई, सालों तक राजनीति भी चली और ट्रेड यूनियन ने भी राजनीति करी, और ट्रेड सालों तक यही सिलसिला चला कि ट्रेड यूनियन इंडस्ट्रीज के खिलाफ हो, सरकार ट्रेड यूनियन के खिलाफ है या इंडस्ट्रीज के खिलाफ है, कभी डिसीजन ही नहीं कर पाई। हमने एकदम क्लियर स्टैंड लिया, देश में इंडस्ट्रीज भी जरूरी है और देश में लेबर यानी कि मजदूर भी जरूरी है, लेकिन इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट और मजदूरों का कल्याण दोनों को ध्यान में रखते हुए हमें कौन सा स्टैंड लेना चाहिए। ये स्टैंड ने हमें बताया कि पुराने लेबर कोड को कानून को बदलना होगा। 29 पुराने लेबर कानून थे और ना ये लेबर कानून ना क्लियर था, ना समय के साथ तालमेल करता था। उसको रिपील करके 2019-20 में 4 लेबर कोड लाए और हमने उसका इंप्लीमेंटेशन कर दिया। ये 4 लेबर कोड है क्या? ये 4 लेबर कोड देश के महिलाओं को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की गारंटी है। ये 4 लेबर कोड कोई महिला इंजीनियर कोई इंडस्ट्रीज में रात को काम करना चाहे तो भी उसको काम करने का अधिकार देता है। ये लेबर कोड समान वेतन, पुरुष और महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन देता है। ये लेबर कोड कोई व्यक्ति को नौकरी मिलती है तो नौकरी को अपॉइंटमेंट लेटर देना कंपलसरी करता है, अपॉइंटमेंट लेटर की गारंटी देता है। ये लेबर कोड 40 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी की गारंटी देता है। ये लेबर कोड 40 एज के अबव अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले लोगों का भी हेल्थ चेकअप की गारंटी देता है। ये लेबर कोड जो आपने मुझे तीसरा क्वेश्चन पूछा था मिनिमम वेज का, वो फ्लोर वेज की गारंटी देता है कि कोई भी, आज क्या है एडवाइजरी के रूप में मिनिमम वेज है, उसमें मजदूरों का शोषण होता है, कोई राज्य उसका पालन करे ना करे, कोई कानूनी बैकिंग नहीं है। लेकिन ये लेबर कोड लागू होने से भारत सरकार फ्लोर वेज तय करेगी, ये फ्लोर वेज से नीचे कोई भी वेज दे नहीं पाएंगे, इसलिए उसको मिनिमम वेज को लीगल बैकिंग देता है। ये लेबर कोड लागू होने से
हमारे श्रमिक लोगों का कल्याण होगा, उसको सोशल सिक्योरिटी का एश्योरेंस मिलेगा। नतीजा यह निकला कि 2014 में इस देश में केवल 19% लोगों को सोशल सिक्योरिटी थी। आज मुझे बताते हुए खुशी है कि मोदी जी ने 64% देश के नागरिकों को सोशल सिक्योरिटी दी है। और इसलिए ही लास्ट ईयर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ILO भारत सरकार के मंत्री के रूप में मुझे सम्मानित करा और कहा कि 10 साल में 94 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी देने वाला देश कोई बना हो तो ये देश का नाम भारत है। ये तब बन पाया जब देश की तिजोरी में पैसा आया। देश की तिजोरी में पैसा आया तो सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना का कार्ड दिया, देश के 10 करोड़ किसानों के अकाउंट में पैसा डाला और हमारे सोशल सिक्योरिटी के मुताबिक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले हमारे 20 करोड़ लोगों को हेल्थ सिक्योरिटी ESIC के द्वारा हेल्थ सिक्योरिटी दिया। ये तब संभव होता है जब कमिटमेंट होता है। तो आपने मुझे कहा कि लेबर कोड क्या है, मैंने बता दिया। बिल्कुल, आपने बहुत माकूल और बहुत ही प्रिसाइजली आंसर दिया। 2 और सवाल। एक, प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि भारत ओलंपिक की मेजबानी करे और भारत करेगा भी। तो ओलंपिक जो है दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है और मैं मानता हूं कि जो देश कुंभ करा सकता है, जो देश कॉमनवेल्थ कई बार करा चुका, वो ओलंपिक की भी मेजबानी कर सकता है। लेकिन एक बड़ा गौरव का विषय होता है जिस देश में ओलंपिक होता है। और दूसरा कि जैसे आज देश में नशे का कहर बरप रहा है, मतलब मैं मानता हूं कि गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी की इस मन से मैं तारीफ करूंगा कि उन्होंने जिस तरह से नक्सलिज्म को खत्म किया। मुझे पता है कि वो नशे पर प्रहार करके नशा बेचने वाले और इसका कारोबार करने वालों को एक दिन जड़ समेत समाप्त कर देंगे, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। उनका इरादा जिस तरह का है वैसा इरादे वाला व्यक्ति भारत की राजनीति में बहुत कम लोग हैं। लेकिन पंजाब नशे के कहर से एकदम त्राही त्राही कर रहा है। वहां के युवाओं को स्पोर्ट की तरफ मोड़ने के लिए और ओलंपिक की मेजबानी को करने के लिए। और एक सवाल मैं आपसे 3 सवाल जोड़ के मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप बहुत ही मेटिकुलस व्यक्ति हैं। मैंने अपने संबोधन में ही कहा कि आप बहुत संक्षेप से, बहुत गहराई से विषयों को सर समझते हैं। और एक सवाल और कि ये जितने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, इसमें हम देखते हैं कि हमारे घरों में कोई बच्चा जोमेटो की, स्विगी की, इसकी उसकी टी शर्ट पहन के आता है, ब्लिंकिट की टी शर्ट पहन के आता है, सामान खरीद दे के चला जाता है। बहुत तरह के प्लेटफॉर्म आ गए, जीवन बहुत सहज और सरल हो गया। तो एक सवाल ओलंपिक की मेजबानी पे पूछा, एक सवाल नशे की गर्त में डूब रहे लोगों को कैसे स्पोर्ट की तरफ मोड़ा जाए इसके लिए पूछा, और एक सवाल मैंने ये पूछा कि ये जो सोशल सिक्योरिटी इन बच्चों को दिया जाए, क्योंकि अब ये भी करोड़ों की तादाद में हो गए हैं, रोजगार बढ़ा है। जो आपने कहा कि देश को नशा मुक्त कैसे करें, कोई भी देश को आगे बढ़ना है तो उसका युवा सशक्त होना चाहिए, युवा वैचारिक दृष्टि से भी समृद्ध होना चाहिए। नशा नॉट ओनली फॉर पंजाब, नाउ एंड टुडे सारे देश की समस्या बन चुका है। ड्रग्स के सामने डी एडिक्शन के लिए बहुत बड़ा अभियान हमने चलाया है। लास्ट ईयर वाराणसी में मैंने देश की 100 हमारी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में एक यंग विंग्स होती है, श्री श्री रविशंकर महाराज जी हो, या तो सत्य साईं बाबा संस्थान हो, या तो रामदेव जी महाराज हो, अमृतानंदमय का है वो भी, सभी में एक यूथ विंग्स होती है। ये सभी की यूथ विंग्स के युवाओं का उसकी प्रतिनिधि को बुला के 3 दिन तक नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत के लिए हमने एक 3 दिन की कार्यशाला करी। और उसके बाद आने वाले दिनों में हमें नशा मुक्ति का अभियान कैसे चलाना है, नॉट ओनली फॉर गवर्नमेंट, हमें जनता को जोड़ना पड़ेगा, युवा को जोड़ना पड़ेगा। वो ये अभियान के सारथी बने, उसके लिए कार्य योजना बनाई है। और वाराणसी डिक्लेरेशन ऐसा करके हमने एक डॉक्यूमेंट तैयार करा है, उसके पर हम चल पड़े हैं। आने वाले दिनों में देश के भविष्य के लिए देश के हर नागरिक को ये अभियान में जुड़ना पड़ेगा। हम नहीं कर पाएंगे तो जो बर्बादी आज यूरोप
और अमेरिका की हुई है यूथ की, ये बहुत बड़ी बर्बादी हमारे यहाँ होने की संभावना है। दूसरा, उसके लिए युवाओं को स्पोर्ट्स के प्रति हमें डाइवर्ट करना होगा, और स्पोर्ट्स में ओलंपिक्स की ओर जाना एक मूवमेंट है। ओलंपिक्स के लिए हमने बीड करा है, लेकिन दोस्तों हम विकसित भारत की बात करें, आपने डायलॉग भी वही रखा। जब विकसित भारत यानी कि डेवलप्ड कंट्री, कोई भी व्यक्ति बड़ा होता है तो उसका सिम्टम क्या होता है? अच्छी गाड़ी लेंगे, अच्छा घर में रहने जाएंगे, प्लेन में घूमेंगे, तो पता चलता है कि व्यक्ति पैसा कमाया है। इंडिया अभी डेवलप्ड कंट्री की बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जिस देश की इकोनॉमी 8% से ग्रो कर रही हो, जब यूरोप की इकोनॉमी 1-2%, चाइना की इकोनॉमी बिलो 5%, अमेरिका की इकोनॉमी बिलो 4% से ग्रो कर रही है, 3.5। वैसी स्थिति में तब आपका और मेरा देश भारत की इकोनॉमी 8% से ग्रो कर रही है। जब इकोनॉमी ग्रो करती है, जब इकोनॉमिक ग्रो तब करती है जब मैंने पहले कहा देश के लोगों के जेब में पैसा आता है, और देश के लोगों के जेब में पैसा आता है तो वो खर्च करता है, खर्च करता है तो फिर डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है, एक इकोसिस्टम डेवलप होती है। तब सरकार के तिजोरी में टैक्स आता है, ये तिजोरी में टैक्स आता है तो बजट बढ़ता है, बजट बढ़ता है तो नतीजा ये निकलता है कि आज 12 लाख करोड़ के बजट से, जब अमेरिका उनके डेवलपिंग पीरियड में था ना, तब डेली 22 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाता था, आज आपका और मेरा देश डेली 32 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना रहा है। बहुत ही ये अच्छा डेवलपमेंट है। और देश डेवलपिंग पीरियड में थे, और साइबेरियन रेलवे जब लगाई जा रही थी, तब कहते थे कि डेली 9 किलोमीटर वो लोग रेलवे लगा रहे हैं। आज आपका और मेरा देश डेली 15 किलोमीटर हर दिन रेलवे लाइन लगाती है। दोस्तों, ये डेवलपमेंट है, और इसलिए डेवलपमेंट को दिखाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, हम सामर्थ्यवान हो रहे हैं। वो कैसे बताएंगे? तो दुनिया को हमें संदेश देना है कि हम भी ओलंपिक्स कर सकते हैं। Great. हमने ओलंपिक के लिए बीड करा है ना, तो दुनिया को हमने सिग्नल दिया है कि हम बड़े हो गए हैं, बड़े होने जा रहे हैं। ये देश की प्रगति की पाराशीसी है। एक आखिरी सवाल, आपको 7 बजे पहुंचना भी है, मुझे खबर है, विशेष आपकी मीटिंग है। तो आखिरी सवाल है कि जैसे जब आप कोविड का समय था तो तब भी माननीय मंडाविया जी भारत देश के स्वास्थ्य मंत्री थे, फैमिली वेलफेयर एंड हेल्थ मिनिस्टर थे, और केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्टर भी थे, और शायद एक और प्रभार था आपका, शिपिंग वाला कुछ था, ये पहले था जी। तो उस टाइम प्रवासी मजदूरों की एक बहुत बड़ी समस्या आ गई थी। मान लीजिए कोई, मतलब मुसीबत बता के तो आती नहीं, कभी कोई ऐसी मुसीबत आ जाए, और दुनिया में इस समय जैसे मान लीजिए ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है, सारे खाड़ी देश संकट में है क्योंकि सबके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर ऐसा कुछ हो जाए तो क्या कोई ऐसा डेटाबेस है जिससे कि इस खतरा को रोका जा सके, उनको मदद इमदाद पहुंचाई जा सके, और लोगों को भरोसा दिया जा सके? क्योंकि उस टाइम लोगों का भरोसा बड़ा डगमगाया था, बड़ा अजीब टाइप की सिचुएशन हो गई थी। नहीं, स्वाभाविक है, हर घटना से हमें कुछ न कुछ सीखना चाहिए जी। कोविड ने हमें सिखाया है कि माइग्रेंट वर्कर्स का डेटाबेस बने। जी। हमने ई श्रम पोर्टल पर आज 30 करोड़ से अधिक लोगों का डेटाबेस बना। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के श्रमिक का डेटाबेस है, उसमें हमने माइग्रेंट वर्कर्स का भी डेटाबेस तैयार करा है, ताकि सेम टाइम पे कौन से स्टेट के, कौन से डिस्ट्रिक्ट के, कौन से श्रमिक कहां काम कर रहा है, हमें उसको आइडेंटिफाई करना है तो हम आइडेंटिफाई भी कर पाए, उसको सहयोग करना है तो सहयोग भी कर पाए। जब कोई श्रमिक एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जब काम करते हैं, कई बार आपने सही कहा, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई मुश्किल की स्थिति आ गई, किसी का मृत्यु हो गया, तुरंत ही उसको अपने गांव तक पहुंचाना, उसके नेटिव तक पहुंचाना, उसको सहयोग करना, सपोर्ट करना, किसका कांटेक्ट करना, सारी इंफॉर्मेशन एक सिस्टम से मिल सके, उसके लिए ई श्रम पोर्टल में हमने प्रावधान करा है। आज उसका लाभ हमको अच्छी तरह से मिलना चालू हो चुका है। एक और छोटा सा आखिरी सवाल, क्योंकि
रोजगार और इस सब मुद्दों पर संसद में बहुत बहस चलती रहती है। मैं भी जब टीवी ऑन करता हूं तो आ ही जाता है घूम फिर के। प्रोविडेंट फंड एक मानक है, लेकिन प्रोविडेंट फंड ही मानक नहीं है। जैसे बहुत सारे जगहों पे कॉन्ट्रेक्चुअल लोग भी रखे जाते हैं जिनका पीएफ नहीं कटता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पे भी रखे जाने वालों का जो आंकड़ा है वो बहुत बड़ा है। आज के डेट में हर प्राइवेट कंपनी पीएफ की लायबिलिटी से बचने के लिए, क्योंकि नियुक्ति पाने वाले के साथ साथ नियोक्ता को भी अपना अंश तो देना ही पड़ता है प्रोविडेंट फंड में। तो कितनी वृद्धि हुई है, चूंकि श्रम मंत्री भारत के आप हैं। आप देखते होंगे ईपीएफओ में पैसा देने के लिए तो बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कत नहीं थी। मैंने देखा जब मैं मंत्री बन के आया तो मैं संवाद करता था श्रमिक के साथ, संवाद करता था नियोक्ता के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो मेरे समझ में आया कि ईपीएफओ की रूल्स, रेगुलेशन, कागजाती कार्यवाही और उसका इंस्पेक्शन राज से उसको बहुत दिक्कत थी। वो कहते थे हम दे दे पैसा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका कागजात और आपकी सिस्टम इतनी रोबस्ट, इतनी मुश्किल स्थिति है, इसलिए हम भागते हैं। आपने देखा होगा ईपीएफओ के रूल्स, रेगुलेशन और ईपीएफओ के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसमें हमने बहुत सरलीकरण करा है। देने वाले को भी, और आपका ईपीएफ फंड है ना, आपको उठाना था तो पहले 12 प्रकार के कागज करने थे, तो आप ही छोड़ देते थे कि जाने दो, पैसा 4-5 हजार रुपया पड़ा हुआ है तो नहीं चाहिए, कौन इतना कागज करेंगे। कौन कागज करके लेने जाएगा, ये लेना ही भारी पड़ रहा है। तो मैंने व्यवस्था करी है अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपका ईपीएफ पड़ा है, 75% ईपीएफ आप आपके एटीएम से जाके अप्रैल महीने से निकाल पाओगे। ये बहुत ही अच्छी कागजी सुविधा कार्यवाही है। नहीं। इसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए कि आप अपना पीएफ का फंड भी एटीएम से जैसे अपने अकाउंट से पैसा विड्रॉ करते हैं। इसका मतलब जो आपने ग्रिड बनाया है वो सीधे सीधे जुड़ा हुआ है और ऑटोमेटिक ऑटो अप्रूवल है। उसके लिए कुछ अप्रूवल करने की, फाइल चलाने की जरूरत नहीं है।